Are you still able to see that thing Yes. which I presented? Yeah. Presentation is there, right? Yeah, but not in the That mode. I'll do. That I'll do. Now we go. बोला हुआ है ना आपने, मैं बोल दूं उनको। Very much there. Yeah.
आप नहीं करेंगे ना 15 सीटर्स 15 वाले देख लो नहीं ये नहीं, स्क्रीन को अभी लो ये क्या हमको तो इधर उधर जा रहा है। और आगे लो सब खुल दिया सब लोग को, एवरीबॉडी। So good afternoon. Am I clear? Supreme, am I clear? आप अनम्यूट Yes, sir, we can hear you. Yes. So we are starting today's session. Of course, all of you who are connected with us, I know everybody is concerned. Now, in fact, the world is concerned with regards to this reciprocal tariff, which have recently been announced by the President of the US, Mr. Donald Trump. And all of us know that this reciprocal tariff has been made equally applicable from all over the world. So the details will be, of course, will be shared today by our panel. Today we are having from ELP. But before that, I will give you a brief of what exactly is happening. Now, in the world, the US has changed its direction. What do you understand? And now the US has become a transactional economy. व्हाट इज द ट्रांजैक्शन? जैसे आप जो बिजनेस करते हैं ना, कि बिजनेस में क्या होता है कि आप कुछ दो हम कुछ देते हैं, इधर वो कैश में, दैट मीन्स कोई पैसा देते हैं, आप माल सप्लाई करते हैं, और ये माल के अगेंस्ट में और कुछ माल देते हैं। ये दोनों ही खाली तरीका होता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स भी अभी सारा दुनिया के साथ वही बोल रहा है कि आपके साथ कितना बिजनेस है, उसके तहत आपके साथ हमारा बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप होगा। पहले जो वर्ल्ड एक ऑर्डर था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर शायद हम लोग उसका खत्म होने को देख रहा है। बट ये जनरली दिस इज अ बिग टर्म व्हेन आई एम टॉकिंग, बट जनरली वही दिखने को आ रहा है कि ट्रांजैक्शन इकोनॉमी आ रहा है। तो उसमें बाकी दुनिया का बात छोड़ दीजिए, अभी जो यूएस का जो सामने आए हैं कि वो मेनली बोल रहे हैं कि दो चीज में वो बात कर रहे हैं। एक है टैरिफ मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी इन इंडिया, दैट मीन्स इंडिया कितना यूएस जो माल हमको सप्लाई करते हैं, वो माल के ऊपर हमारा इंडियन गवर्नमेंट कितना इंपोर्ट ड्यूटी लेते हैं, उसका एक एवरेज वो लोग कैलकुलेट किया है। एवरेज वेरी इजी है, जैसे हम पहले भी हमारा जो टेलीकॉन्फ्रेंस और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, हम समझाया था कि टोटल यूएस शायद 200 जो आइटम है वो हमको एक्सपोर्ट करते हैं। ईच आइटम का जितना इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया लेते हैं, 5%, 10%, 20% सब ऐड कर दिया है और डिवाइड कर दिया उतना आइटम के साथ, वो एवरेज ड्यूटी हो गया। वेरी सिंपल आइटम में वो लोग कैलकुलेट कर लिया। सेम चीज जो इंडिया जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, उसका एक एवरेज वो लोग सेम वे में कैलकुलेट कर लिया। तो हम लोग जो देखा है कि इंडिया और यूएस का जो एवरेज टैरिफ है, बाकी चीज का भूल जाइए, वो लोग ये अभी ईएलपी आपको समझाएंगे। टोटल जो चीज इंडिया उधर एक्सपोर्ट करता है, यूएस से जो इंपोर्ट करते हैं, उसका डिफरेंस कितना है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर ट्रम्प जो बोला है 52% ऐसा कुछ आ रहा है, बट हमारा जेमेन ज्वेलरी में उसका डिफरेंस बहुत कम है, अराउंड 6.13%। ये हम लोग कैलकुलेट किया, 6% के करीब है। ये एक उनका हिस्सा है, उनका जो ट्रांजैक्शन। दूसरा हिस्सा जो वो बोला है कि आप और हमारे बीच जो बिजनेस हो रहा है, दैट मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ट्रेडिंग बोलता है, ट्रेडिंग जो होता है, उसमें हु इज पॉजिटिव, दैट मीन्स यूएस कितना नेगेटिव में है और कितना पॉजिटिव में है। तो इंडिया के साथ वो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, उसमें यूएस कम एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसका जो डिफरेंस है, फासला है, करीब टोटल आइटम्स समझा के वो आता है, आई थिंक दैट $55 to $60 बिलियन ऐसा कुछ आ रहा है।
ये दोनों हिस्सा के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस ने दिया है। थर्ड एक हिस्सा वो लोग बोला है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है कि नॉन टैरिफ बैरियर भी बोलता है। लेट से आप इधर से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज यूरोप में सब भेजेंगे तो वो बोलता है कि ये टेस्ट होने के बाद तभी घुसने देंगे। तो दीज आर नॉन टैरिफ बैरियर, और टैरिफ के ऊपर भी कुछ बैरियर जो लगाते हैं। तो ये तीन चीज के ऊपर वो लोग डिसाइड कर किया कि कौन कौन देश के ऊपर कितना रेसिप्रोकल टैरिफ होगा। आप लोग जैसे न्यूज़पेपर में आया है, हम देख लिया है कि इंडिया के ऊपर 26%, बट इसका अगेन दो हिस्सा है। दो हिस्सा क्या है, पहले वो बोलता है कि एक बेस ड्यूटी बोला है कि बेस टैरिफ। तो बेस टैरिफ 10%, सारा दुनिया में जो कंट्री का नाम भी नहीं है 10% तो होगा ही। दैट मीन मिनिमम जो है वो 10% है। और उसके ऊपर जो है डिफरेंट कंट्री के लिए डिफरेंट चीज किया है। जैसे इंडिया के ऊपर 26% किया है। बट ये आप लोग को समझना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एड वेलोरम ड्यूटी बोल रहे हैं। एड वेलोरम मतलब क्या है, अभी जो हमारे साथ कारोबार हो रहा है जितना ड्यूटी है, जैसे ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने के लिए यूएस में इंपोर्ट ड्यूटी 5.5% है, तो उसके ऊपर ये ड्यूटी लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो जो ड्यूटी है ये मिलके 26%। तो उसी के लिए एड वेलोरम बोल रहे हैं। एड वेलोरम मतलब जो है उसके ऊपर वो ड्यूटी लगेगा। तो ये थोड़ा बहुत हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन आया है कि एड वेलोरम ड्यूटी लगेगा कैसे, ये भी आज शायद ईएलपी ने समझाएंगे। वेदर 5.5% के ऊपर 26% है, टोटल बिल क्या है, ये सब लेके बहुत सारा डिफरेंस ग्रे एरियाज है जो यूएस से आया कि नहीं। आई थिंक आवर एक्सपर्ट इन द पैनल कैन टेल यू। तो हम बाकी जो टेक्निकलिटीज हम उसके अंदर ज्यादा नहीं जाते हैं। इतना आप लोग सब जो हम लोग सब जानते हैं कि फर्स्ट टैरिफ जो लागू हुआ है 2 तारीख से लागू है, बट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेसिकली 5 तारीख से हुआ है। ठीक है, और एक होगा इम्प्लीमेंटेशन 9 तारीख के बाद होगा। ये दो इम्प्लीमेंटेशन लेवल है कि फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन लेवल के बाद बेस ड्यूटी बेस टैरिफ जो है 10% लग गया है। अभी जो है 9 तारीख के बाद वो टोटल जो रेसिप्रोकल टैरिफ है सब कंट्री को जो होता है वही लगेंगे एट द इम्पोर्ट लेवल। तो हम लोग क्या कर रहा था, जेमन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो आप लोग देखे हैं कि हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने गया था जनवरी में टू मीट द यूएस प्रेसिडेंट। एंड वो जो मीटिंग हुआ है, मीटिंग के जरिए यूएस, वी आर वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स ऑन द ब्लॉक, क्योंकि हम लोग देखा कि ये आ रहा है। वो आने के बाद तो इंडिया जब समझा कि ये आ रहा है तो वो पहले ही डिस्कशन चालू कर दिया। और एक बहुत अहम जो डिक्लेरेशन आया है वो मीटिंग के तहत, दैट इज दैट इंडिया विल साइन अ बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। नाउ बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया सीपा साइन किया विथ यूएई, और प्रीवियसली जापान के साथ, आसियान के साथ ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये सब साइन हुआ है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और मे बी बेटर देन दैट, हम लोग नहीं जानते हैं। हाउएवर ये आएंगे तो ये उसके साथ और भी आप एक देखे हैं डिक्लेरेशन के अंदर है, इंडिया एंड यूएस प्रेसिडेंट का जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसके अंदर ये बोला गया है कि ये ट्रेड जो है, ये इंडिया एंड यूएस वांट्स द ट्रेड जो अभी करीब 190 बिलियन है वो 500 बिलियन तक 2030 तक लेके जाने का है। तो फॉरवर्ड लुकिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन का बात बोला गया है कि गवर्नमेंट का लेवल में। और हम लोग क्या किया गवर्नमेंट के साथ जीजेपीसी क्या किया, जीजेपीसी वेंट एंड टॉक विद द गवर्नमेंट, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट है क्या है, वो अंग्रेजी में कहावत है वल्नरेबल। तो सबसे वल्नरेबल शायद हमारा प्रोडक्ट ही है, क्योंकि जब उधर पर टैरिफ के जरिए जब वो प्राइस बढ़ जाएगा गुड्स का, तब क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका एसेंशियल कमोडिटी, घर में खाना कैसे चलेगा, कपड़ा कैसे आप पहनेंगे, आपका गाड़ी कैसे चलेंगे, घर क्या करेंगे, ये सब देखने के बाद ही हमारा गुड्स आता है। हमारा गुड्स तो आप लोग जब खुशी मूड में होता है तब कोई खरीदता है शायद जाके। तो उसी के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी, क्योंकि सबसे पहले कटौती जो होता है हमारा टाइप ऑफ गुड्स में होते हैं, तो उसी के लिए वी विल बी द फर्स्ट टू बी हिट। और उसके ऊपर सबसे बड़ा क्या, वी आर ऑफ द हाईएस्ट प्राइस गुड्स। तो जैसे आप लेट से बाजार में आप राइस खरीदना तो किलो शायद 200 रुपया है, तो उसके ऊपर 10% मतलब 20 रुपया। लेकिन हमारा एक एक जो है वो 4 लाख का एक डायमंड है, उसके ऊपर आप 26% मारेंगे तो आप सोच लीजिए कि कितना, क्योंकि परसेंटेज में मारा गया है, नॉट ऑन वैल्यू टर्म्स। तो परसेंटेज में जब मारा जाता है तो जो सबसे ज्यादा जिसका कीमत है उसका सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होता है प्राइस।
तो उसी के लिए रातों रात ये प्राइस में बढ़ोतरी होगा। तो बेस्ड ऑन दैट डिमांड कितना नोज डाइव करेगा वो नहीं जानते हैं। थर्ड चीज जो हम लोग नहीं जानते हैं, जो हमारा बायर लोग जो बोल रहे हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ खटपटी उधर भी, तो आप देख रहे हैं कि वो ये रहेगा कि नहीं रहेगा, किसके साथ कितना में अल्टीमेट ये, क्योंकि वो बोल रहा है इट इज वो बोलता है ना, कोई आप किसी के साथ जब टेबल में बैठेंगे फॉर डिस्कशन, पहले आप टेबल बहुत ऊंचा कर देते हैं, तो देन वो एक जगह पर आके तो वो वन अपमैनशिप बोलता है, तो उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं जानता है। तो 26% शायद 26% नहीं रहेगा रहेगा, सभी लोग समझ रहे हैं क्योंकि डिस्कशन चल रहा है। उसी के लिए अभी बायर लोग जो है वो कोई गुड्स उठाएंगे नहीं, क्योंकि दे डू नॉट नो आज वो 26% में इंपोर्ट कर लिया, कल शायद वो रहे नहीं रहे कम हो गया, तो देन वो बाकी जो पैसा जो ऑलरेडी दे दिया गवर्नमेंट के घर में वो क्या होगा उस। तो बिकॉज ऑफ दैट ट्रेड will come to a standstill till some direction comes. This is one of the biggest challenges जो हम लोग शॉर्ट टर्म में फेस करेंगे, हमारा सेक्टर फेस कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्ट क्या करेंगे, बिकॉज बाहर तो माल उठाने के लिए रेडी नहीं होगा। तो उसी के लिए हम लोग सब लोग को बोल दिया था, आप लोग जानते हैं 22 तारीख की हम लोग मीटिंग किया था, हम लोग सबको बोल दिया था कि भाई ऐसा आ रहा है टैरिफ, क्योंकि तब तक कोई नहीं जानता था शायद, लेकिन हम लोग बोल दिया था कि टैरिफ आ ही रहा है 100%, और उसके लिए आप जितना माल मूव कर सकते हैं करो। तो 22 तारीख की जब हो गया, देन जब अल्टीमेट टैरिफ का डिक्लेरेशन आ गया, देन सब लोग और भी ज्यादा मूव करने का लग गया। बट हम लोग बोल दिया था ना दैट डे इटसेल्फ, जब हम लोग प्रेजेंटेशन लिया, ये हमारे से पूछा गया था कि टैरिफ कितना हो सकता है, तो हम बोला 3 हम लोग वैल्यू बोला था, 10%, 15%, 25%। तो अभी देखिए 10 और 25 दोनों तो हम लोग जो जैसे प्रॉफिटिक हम लोग जो बोला था वो मिल गया है। तो अकॉर्डिंगली ये हम लोग इधर पर खड़े हैं। तो कल क्या होगा, कल सबसे बड़ा जो ये मुद्दा है कि बीटीए के अंदर जो डिस्कशन चल रहा है, शायद ये हम लोग नहीं जानते हैं, बट उसमें एक कहावत बोलता है, अर्ली हार्वेस्ट बोलता है। अर्ली हार्वेस्ट क्या है, डिस्कशन जब होता है तो थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है। ये लोग बोल रहे हैं सपोज स्प्रिंग, दैट मीन अगस्त का एंड तक या सितंबर तक, तो ये डिस्कशन में फाइनलाइज होते हो तो सितंबर दिसंबर हो जाएगा, तो इतना दिन तो ट्रेड तो बंद नहीं हो सकता है। तो उसी के लिए वो क्या बोलता है कि जिसमें सहमति है, दैट मीन्स वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट, उतना गुड्स में पहले एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, क्योंकि यूएस और इंडिया के अंदर टसल चलता है डिस्कशन में, क्योंकि यूएस लेट से गाड़ी से बेचना चाहता है, हम लेट से उधर पर और कुछ बेचना चाहता है, तो इसके अंदर जो टसल है पहले जो गुड्स में, क्योंकि प्रोडक्ट लाइन्स बोला जाता है, लेट से प्रोडक्ट लाइन 600-700 प्रोडक्ट लाइन में डिस्कशन होता है, उसमें जो प्रोडक्ट लाइन है 100-200 प्रोडक्ट लाइन में सहमति है, तो वो सहमति से वो पहले साइन कर देंगे, तो वो शायद बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसा महसूस हो रहा है हम। तो उसमें हम लोग है कि नहीं, इसके लिए हम लोग का अभी प्रयास बहुत जारी है, क्योंकि कौन कौन सेक्टर को इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ डिस्कशन के लिए पहले लेंगे, वो एक बहुत अहम मुद्दा है। तो उसमें हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो दैट आवर प्रोडक्ट शुड बी इनटू दैट अर्ली हार्वेस्ट इफ इट इज साइन, दोनों इफ है, बट इफ इट इज साइन तो हमारा गुड्स उसके अंदर रहना चाहिए। उसी के लिए हमारा चेयरमैन साहब में भी सब मंत्रियों को लेटर लिखे इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब चल रहा है, हमारे से प्रयास जारी है। बट हम लोग कोई नहीं जानते कल हम लोग किधर रहेंगे, बट आज किधर तक है वो जन बताने के लिए ईएलपी से अभी आज हमारे साथ है, इसमें मॉडरेटर होगा हमारा परम मित्र, बहुत दिन का फ्रेंड, कॉल्ड मिस्टर सुप्रीम कोठारी। हम तो इनको शायद 20 साल से जानते हैं, ये भी शायद हमको 20 साल से जानते हैं ऐसा लगता है। तो वो ही इज अ वन ऑफ द नोन फिगर्स टू अस फ्रॉम ईएलपी। तो उन्होंने वो एक लॉयर है, एलएलबी है, तो एंड फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। तो ये आज आपका मॉडरेट करेंगे, उनका बहुत बड़ा परिचय दिया गया है, हम पढ़ते नहीं है, वो खुद ही बोले तो अच्छा है। और उनके साथ you have very senior partner of economic law practices, Mr. Sanjay Notani. So he is one of the exponent into this international trade. तो उन्होंने डिफेंस एंड एरोस्पेस में काम किया है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कस्टम्स प्रैक्टिस में काम किया है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कस्टम्स प्रैक्टिस है जैसे लागू होगा आपका प्रोडक्ट के लिए, फॉर दैट ही इज द लीड टुडे फ्रॉम ईएलपी, जिसके साथ सुप्रीम जी आज बात करके आपको बताएंगे कि किधर पर है अभी का स्थिति। और पार्थसारथी झा है जिन्होंने पार्टनर है कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी,
जो हम बोल रहे हैं ना कंपटीशन, एवरीबॉडी इज कम्पीटिंग फॉर देयर बिजनेस, तो ये कंपटीशन लॉ और पॉलिसी कैसे डिटरमिन होता है, इसके बारे में पार्थसारथी झा जी शायद हम लोग को थोड़ा ज्यादा बोलेंगे, ये हमारा महसूस है। अगेन हम उनका वो परिचय जो दिया है पूरा में नहीं जाते हैं, आई थिंक सुप्रीम में गिव अ बैकग्राउंड ऑफ देम एंड लेट अस स्टार्ट। हम थोड़ा ज्यादा बोल लिया है क्योंकि हमारा जो मेंबर लोग इधर पर अभी आज कनेक्टेड है, उनका आई नो उनके अंदर क्या शंका है, दे आर वेरी कंसर्न, तो बिकॉज ऑफ दैट आई ट्राई टू गिव आ बेसिक बैकग्राउंड के काउंसिल क्या किया है, क्या जगह पर हमारा जो रेगुलर जो गवर्नमेंट के साथ जो बात हो रहा है, जो चल रहा है, उसमें क्या हम लोग जानते हैं वो बोला है। टेक्निकलिटीज over to ELP. Supreme, over to you. Yeah. Thank you. Thank you, sir, for setting the context and giving this background. This would really help, sort of for taking the session forward. Good afternoon, everyone, and welcome to this important webinar organized by GJPC. Just 1 minute. If you can also mix in Hindi and etc. because a lot of that I'll do, sir. members are there. So Yeah, I just absolutely. request. Thank you. No, that obviously goes without saying, but I thought I'll just start with a little bit of English and then I'll move to a mix of both. So basically, GJPC has given us this opportunity to host this webinar. So thank you, GJPC. ED has already given a good introduction of all the speakers, so I'll not waste time with that. I'll only like to thank both Sanjay and Partho for taking time out of their extremely busy schedule and agreeing to be there as speakers on this webinar. For a matter of fact, I know that since this trade community was shaken by this announcement, Sanjay and Parth have been in constant demand, moving from one session to another, one meeting to another, and as we speak they are in Delhi. They just came back from one meeting with the ministry. Just one point of caution. This webinar would touch upon certain aspects which obviously gem and jewelry sector को impact करेगा, लेकिन उसका जो interpretation है that will depend on how the US laws operate. So obviously we'll make some comments, statements based on our experience during the course of this webinar, but कुछ चीजें होंगी जो confirm करनी पड़ेगी, but we'll be as objective as possible. With that, Sanjay and Parth, over to you to walk us through the implications of this significant development and what it holds for the gem and jewelry industry. Thank you, Supreme. Thank you, Mr. ED and all the members of the JJPC. Our relationship with JJPC is very special. Given from Rohan's days all the way following to Nishant, all the way to Supreme, and given all the issues which the industry faces, we are always there to work very closely with JJPC and help them to tide over all these kinds of issues. Very quickly, while ED साहब ने already हमें explain कर दिया है कि क्या President Trump कर रहे हैं, क्या अभी की स्थिति है और government क्या क्या करने वाला है, but very basically I don't need to explain. आपका जो numbers है वो तो numbers आपको मेरे से ज़्यादा better मालूम है, but clearly gems and jewelry sector is one of the champion sectors as far as the India and US trade is concerned. If we take out this out of the equation, I think Mr. Trump will have no deficit and will have no kinds of issues with India. But let us be very clear. This is one of the champion sectors of the country. The government knows it. We all know it. And very important in terms of our exports, all the export revenues, foreign exchange, everything is very good, including the workmen, the employment which we give as far as this particular sector is concerned is phenomenal and very impressive. As far as ये है India exports to the US, अगर इसमें देखा जाए जो JJPC का है, as far as possible, again, I'm not going to go अपना numbers right from 2012-13 से लेके 2024-25 तक, impressive exports, always beyond more than 30% of US exports, and therefore, clearly we understand the importance of the sector, and we clearly understand that this is going to be one of very crucial things for us to solve with the US. अगर थोड़ा deep में देखा जाए, granular data को देखा जाए,
So right from CPD, which is your cut and polish diamonds, right up to all the studded jewelry, right up to gold jewelry, lab grown diamonds, everything is a part and parcel, and we can see that number. Just as a context, while I understand ये वाला issue हमारे लिए बहुत जरूरी, as a context, खाली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये वाला जो statistics है कि as far as जो हमारे situations है in terms of deficits जो President Trump का action है वो इस तरह से है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के ग्राफ को देखेंगे तो उसमें इंडिया का चार्ट है जिसमें दिखाई दे रहा है कि as far as possible our imports and exports, if you see the situation and the trade deficit which you can see, so somewhere or the other from 2010 onwards this deficit is only growing, which is where his concern is. But if you see on the right hand side China, which is big in numbers, big in the deficits, and which is why the kind of duty जो उन्होंने reciprocal duty US के ऊपर डाली है हमारे से कई गुना ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। और अभी तो जो उन्होंने चाइना ने भी जाके यूएस के ऊपर ड्यूटी डाला है, तो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं कि वो अगर चाहते हैं तो इसको 100% भी ड्यूटी डाल सकते हैं चाइना के ऊपर। तो दिस इज वेयर द स्टेटस इज। अगेन इन टर्म्स ऑफ द gems and jewelry trade balance scenario, this is where the trade balance scenario as far as India is concerned on particularly this particular sector, as we can see on the screen. Ye presentation we will be circulating to the group, so please don't bother, we will be giving it, and then accordingly aap apna notes bana sakte hain. Next, this is what as far as possible the situation of exports to the US is concerned, the applicable duties are concerned, given जो पहले जो लगती थी एक बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, काफी चीजों के ऊपर ऑलरेडी 0 था, कोई चीजों के ऊपर डिपेंडिंग ऑन प्लेन गोल्ड ज्वेलरी विच वाज 7%। अब जो सिचुएशन आ रही है टैरिफ applicable in India for USA, which is those numbers which are we are going to see, and how exactly this reciprocal tariff will be implemented. Next. Again, these are more numbers only to sort of put it in context that as far as possible between India and US is concerned, what are the tariff applicable in US for India and tariff applicable in India for US, which is where the differences are. As far as reciprocal tariff is concerned, मैं जरा मेरे मित्र पाथ को दूंगा, इसके ऊपर थोड़ा आपको बैकग्राउंड देंगे। Thanks, Sanjay. Can you hear me? If you are not able to hear me, just let me know. Okay, great. I hope I'm audible. We are using the same microphone. We're sitting together. So reciprocal tariff के बारे में पहले ही शुरू में I think सब्यसाची जी ने आप लोगों को बताया, तो उस पर ज्यादा समय व्यतीत नहीं करूंगा, पर इसका एक बैकग्राउंड है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। ये आज की बात नहीं है, काफी दिनों से बातें चल रही हैं और अभी आया है। और वो बात सिंपल सी ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स, पर्टिकुलरली मिस्टर ट्रम्प का कहना ये है कि जब मैं किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करता हूं तो मुझे ट्रेड डेफिसिट नहीं चाहिए। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जितना सामान किसी और देश को बेचता है उससे कम सामान वो दूसरे देश से लेगा, क्योंकि अगर जितना सामान यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे देश को बेचता है उससे ज्यादा सामान अगर वो दूसरे देश से लेगा तो नेचुरली ट्रेड डेफिसिट होगी। तो उनका मानना है कि ट्रेड डेफिसिट जो है सो उनके जॉब्स को ले लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स के जॉब्स को ले लिया, वहां से कैपिटल कंपनीज बाहर जाके दूसरे देशों में ऑपरेट कर रही हैं और दूसरे देश यूएस कंपनीज की वजह से मतलब उनको ज्यादा इनकम हो रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी जो है सो कमजोर हो रही है, ऐसा उनका मानना है। ये बात अगर हम इकोनॉमिक्स के सेंस से देखें तो कितना सही है और कितना गलत है, इस पे बहुत सारे सवाल हैं कि क्या कोई देश जब एक ट्रेड कर रहा है तो क्या हमेशा वो ट्रेड सरप्लस में रहेगा? पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। कुछ देशों के साथ आप ट्रेड सरप्लस में रहोगे, कुछ देशों के साथ आप ट्रेड डेफिसिट में रहोगे, पर उनका कहना है कि ये सब गलत हो रहा है, डब्ल्यूटीओ के रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया है और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो हिस्टोरिकली अपने टैरिफ्स को जो है सो और हिस्टोरिकली जो है सो बहुत सारे कंट्रीज ने जो है सो अपना ड्यूटीज, बॉर्डर पे कस्टम्स ड्यूटीज उसको
रिड्यूस नहीं किया है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे ड्यूटीज जो है सो काफी कम है, मतलब एवरेज MFN रेट उनका कहना है फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स इज रफली बिटवीन 2 to 3%, वेयरएज अगर इंडिया का एवरेज रेट देखें तो 17% के आसपास है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, जितना हमें जो भी देश चार्ज करता है उतना ही हम चार्ज करेंगे, ऐसा उनका प्रॉमिस था। इसी के लिए इसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, पारस्परिक टैरिफ, एक दूसरे के ऊपर जिसने मुझ पे जितना लगाया मैं उतना ही उसके ऊपर लगाऊं। पर अल्टीमेटली उन्होंने ऐसा किया नहीं, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाया है। ऐसा नहीं कि वो एक लाइन आइटम पकड़ रहे हैं, उस लाइन आइटम में इंडिया कितना ड्यूटी लगा रहा है तो वो उतना ही ड्यूटी लगाएंगे। जैसा कि सर ने शुरू में बताया, उन्होंने एक एवरेज ड्यूटी निकाली है और उसका उन्होंने एक फॉर्मूला लगाया है कि जिस कंट्री से जो भी जितना ट्रेड डेफिसिट है उसको उस कंट्री के वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से डिवाइड करके ही हैज कम आउट विद अ नंबर, and that number for India was 26%, which they have, which will come in effect from 9th April, 12 midnight Eastern time. Now, what is happening? It is happening in two stages. पहला तो है कि 5 तारीख से उन्होंने 10% ड्यूटी लगाई, so 5 तारीख से 10% ड्यूटी लगेगी सभी को, इट्स अ बेसलाइन ड्यूटी सभी सामान पे, unless they have been exempted, and I will come to that what has been exempted. जो चीजें एग्जेम्प्ट नहीं है उन सब पे 10% ड्यूटी लगेगा एड वैलोरम, और ये ड्यूटी जो है जो एग्जिस्टिंग ड्यूटीज के ऊपर लगेगा। तो जो भी एग्जिस्टिंग ड्यूटी है आज के रेट में, अगर BCD 5% था, कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी थी, कोई और तरह की ड्यूटी थी, उसके ऊपर 10% लगेगा 5 से 8 तारीख तक, और 9 तारीख से वो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग रेट पे लगेगा। तो इंडिया के लिए 26% है, चाइना के लिए इस नोटिफिकेशन के अंडर 34% है, पर चाइना के ऊपर पहले भी उन्होंने 2 राउंड ड्यूटी लगा दी है। इफेक्टिव ड्यूटी चाइना पे आज की डेट में 54% है, और ये और भी आगे बढ़ेगा बिकॉज चाइना ने रिटेलिएट किया है, तो उन्होंने धमकी दिया है कि अभी हम और इसको आगे बढ़ाएंगे। नाउ, क्या ऐसे गुड्स हैं जो इंक्लूडेड हैं और क्या ऐसे गुड्स हैं वो एक्सक्लूडेड हैं? तो ये जो ऑर्डर आया था, इस ऑर्डर में एक एनेक्स लगा हुआ है, एनेक्स 2 बोलते हैं उसको। एनेक्स 2 में जितने गुड्स हैं वो सारे एक्सक्लूडेड हैं। कुछ ऐसे भी गुड्स हैं जो आपके सेक्टर से रिलेटेड है, एग्जैक्टली आपके गुड्स नहीं पर आपके सेक्टर से रिलेटेड है, उनको उन्होंने एक्सक्लूड किया है। इफेक्टिवली उन्होंने, मतलब कुछ ऐसे गुड्स थे जिसपे पहले ही ड्यूटी लग गई थी सेक्शन 232 में, उसको एक्सक्लूड किया है। कुछ हिस्टोरिकल गुड्स हैं जिनको एक्सक्लूड किया है, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसपे वो बाद में दूसरी ड्यूटी लगाएंगे तो उसको एक्सक्लूड किया है। So there is a list of items which has been excluded, which is captured in Annex 2. There is also something called low value imports, $800 के नीचे का, अगेन आपके काम का नहीं है, आपका कोई वैल्यू $800 से नीचे का नहीं होगा, पर लो वैल्यू गुड्स को उन्होंने एक्सक्लूड किया है। जो एग्जेम्पशन आज की डेट में Annex 2 में है, जो आपके सेक्टर से डील करता है, वो यहाँ पे लिस्टेड है। ये Annex 2 आपके पास अवेलेबल है, सुप्रीम आपको भेज देंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप इसको इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं कि आपके गुड्स कहाँ फॉल होते हैं, जिन गुड्स को एग्जेम्पशन मिला हुआ है, ये सारे यहाँ पे लिस्टेड है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल ऑफ दैट नाउ। देयर आर अदर एग्जेम्पशंस एज वेल। एक एग्जेम्पशन ये है कि अगर आप टेम्पररी इंपोर्टेशन कर रहे हैं अंडर अ बॉन्ड और उसको आप मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब बॉन्डेड वेयर हाउस में, इफेक्टिवली ये बताना चाहिए, दिस इज अगेन US law, as Supreme said. When we are speaking about US law, we want to speak with caution, because ultimately how it will be interpreted, how it will be implemented is subject to how US law is governed. So therefore, on a broader basis, if there are goods which are imported and they are under temporary importation bond, those goods again will not be subjected to these duties, provided there are certain caveats built into that. नाउ टाइमलाइंस, जैसा कि हमने आपको बताया 5 तारीख से इफेक्ट है 10% ड्यूटी, और 9 तारीख से ये हो जाएगा 26% ड्यूटी। टू क्लैरिफाई, 9 तारीख को 26 + 10 नहीं होगा, इट विल नॉट बिकम 36%। 9 तारीख को ये 26% ड्यूटी हो जाएगी, 10 बदल के 26 हो जाएगा। जो गुड्स इफेक्टिव टाइम जो दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 9 तारीख का 12 बज के रात में 12:01 में EDT टाइम पे, उससे पहले जो गुड्स ऑलरेडी या तो ट्रांजिट में है या अपने पोर्ट ऑफ लोडिंग पे लोड हो चुके हैं, वो गुड्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ये आपको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ये ड्यूटी जो है सो इन एडिशन टू ऑल एग्जिस्टिंग ड्यूटीज है,
तो आज की डेट में अगर आपके किसी पर्टिकुलर आइटम पे मान लीजिए 2% ड्यूटी थी, तो 2% ड्यूटी रहेगी, उसके ऊपर ये 26% का ड्यूटी लगेगा, तो वो 28% हो जाएगा। और कोई अगर ड्यूटी लगी हुई है तो वो ड्यूटी भी ऐड होगा। These are countries against which reciprocal tariff has been applied. We have just given a sort of a comparative chart here. जो टॉप एक्सपोर्टर्स थे 2023 में आपके कंपटीशन में इंडिया के अलावा, वो इटली है, चाइना है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है। तो चाइना ऑफ कोर्स इज सब्जेक्टेड टू हायर रेट। Italy, France, Switzerland, they are, I mean, particularly Italy and France, they are falling part of European Union. उनके लिए एक अलग ड्यूटी रेट है, that duty rate is effectively 20%. So it will, those duties will apply to them. Switzerland is 31. Yeah, Switzerland is 31%. You want to take from here? Again, chapter 71, again, we have done a comparison of impact between India and other countries. So approximate value देख के, of course, the comparison will not give you a correct picture because our value may be higher. Per unit duty rate, of course, there is a gap. So for example, from India, the duty is 26%. So as he was explaining at the beginning, अगर $100 का कोई सामान है, तो उसका effective duty हो जाएगा $26. Removing all other duties, there is existing duty of 5% of BCT, that will become 26 plus 5, 31. In China's case, for example, that duty will become 54% in addition to all other duties. तो यहाँ जो हमने आपको अप्रोक्सीमेट इम्पैक्ट निकाला है, आपको लग रहा होगा देख के यहाँ पे चाइना पे इम्पैक्ट कम है, पर एक्चुअली कम है दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। चाइना से जो वैल्यू ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी गए हैं और इंडिया से जो वैल्यू ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी गए, चाइना का वैल्यू बहुत कम है, इसी के लिए इफेक्टिव रेट यहाँ कम दिख रहा है, इफेक्टिव इम्पैक्ट कम दिख रहा है, पर इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी चाइना पे ज्यादा है। सो दैट्स द कंपैरिजन व्हिच वी हैव डन हियर। इफ यू सी फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड से अच्छा खासा वैल्यू गया होगा, और इसी के लिए 31% के बेसिस पे उनपे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, दैट इज रफली इन द रेंज ऑफ 3.86 USD billion. So this is again this as Sanjay said, we will share these slides with you so you can have a look at it. Now, what do we do? So this is the reality today, that there is this duty, but do we have some steps through which we can think of how to mitigate the impact? इस impact को हम कैसे कम कर सकते हैं? That's the point where my colleague Sanjay will help you. Go ahead, Sanjay. Thank you, Parth. So as far as consequences are concerned, वो already हमें पता है कि as far as possible US को बेचने में अभी significantly हमारे bilateral trade नीचे होगा, because ये खाली आपकी बात नहीं है, ये अगर बाकी भी चीजें देखें, ऑटो कंपोनेंट्स देखें, स्टील देखें, टेक्सटाइल एंड अपैरल आइटम्स देखें, बाकी काफी चीजें, केमिकल्स देखें, तो बायलैटरल ट्रेड बिकॉज ऑफ 26% नीचे तो जाएगा। तो वो एक पर्टिकुलर इशू है। सेकंड, अगर मैं डेविल्स एडवोकेट की तरह बात करूं और यूएस को देखूं आज कहां से वो बाय कर रहा है, हम कौन से दूसरे देशों से कम्पीट कर रहे हैं और कौन से टैरिफ्स हैं जो हमारे से कम हैं, तो एक फ्रांस आ जाता है, और दूसरा as far as Switzerland is concerned, उनका भी नंबर काफी हाई है, because at the end of the day, while the tariff number is high, but in terms of the value and their impact is also much higher. तो वो एक दूसरी चीज है। And last and not the least, हमेशा जैसे बोला जाता है कि ऐसे समय में दूसरी कंट्रीज क्या कर सकती है और क्या कर रही है, and it is therefore important relatively for us that हम क्या क्या चीजों को सोच सकते हैं, या बाकी के चीजों में सप्लाई चेन में क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है। Those are the 2 to 3 kinds of things of the consequences that we should be thinking, not only for the short term but for the long term. And I dare to say कि वो जो अभी उन्होंने टैरिफ लगाया है, फिर हम बायलैटरल में लग जाएंगे, उसके बाद ये टैरिफ कब तक रहते हैं, क्या रहते हैं, उसके बाद क्या चेंजेस रहेंगे। जैसे ईडी साहब ने बोला कि WTO तो pretty much is a dead institution. So these kinds of things, now we need to be ready not only for the short term but we need to be ready for the long term, and that is where I think it's important that we are
2 steps ahead, which I know that this particular association is already much ahead. But I think now we need to both, as part of the business, as part of the commercial thinking, and as part of whatever policy work that we do with the government, needs to now be 2 to 3 steps ahead of all that, because it's not only कि हम ये खाली कंट्री के साथ बायलैटरल कर रहे हैं, हम काफी कंट्रीज के साथ बायलैटरल कर रहे हैं, तो इसके लिए ये सारा चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट स्टेप्स फॉर बिजनेस, वैल्यूएशन. दिस इज वन अदर इशू, एंड जो भी हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर टॉकिंग बोथ विथ आवर इंडस्ट्री, both on talking with certain US lawyers and some of the community of importers who are in United States, what are they all planning? Not necessary कि ये हमारे लिए अप्लाई करें, not necessary कि ये हमें करना चाहिए. Ultimately, whatever said and done, हमें exactly क्या करना है, कैसे करना है, we will have to not only consult our own internal systems, but we will also have to go and understand from US lawyers and US customs lawyer कि इसमें करने के लिए क्या चीजें हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है. तो मैं खाली आपको ऑप्शंस दे रहा हूं जो अभी हमारे सामने बातें हो रही है. एक तो है रिविजिटिंग वैल्यूएशन. इन ऑर्डर टू वेदर ये 10% है या 26% है या 22% है, लोग कितना हद तक उसको वैल्यूएशन को अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन कर सकते हैं, लोग सोच रहे हैं. बिकॉज अल्टीमेटली इंपोर्टर को इम्पैक्ट होगा, एंड देयरफॉर दे आर थिंकिंग कि ये वैल्यूएशन. लेकिन प्लीज लेट्स बी माइंडफुल, एक बार ये वैल्यूएशन को हमने अगर चेंज किया तो ऐसा नहीं है कि ये वैल्यूएशन खाली हमारे लिए होगी, ये अल्टीमेटली इंडस्ट्री के लिए होती है, बिकॉज ऑल इंपोर्ट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ इंपोर्ट्स, एंड देयरफॉर दिस वैल्यूएशन नंबर विल बी इंपॉर्टेंट. सेकंड, रिलेटेड पार्टी कॉन्सेप्ट्स. अगेन हम कौन से प्राइस पे अपने रिलेटेड पार्टी को बेच रहे हैं और क्या उनका आर्म्स लेंथ प्राइसिंग है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, ये सब देखना पड़ेगा. दूसरा, एक यूएस में कॉन्सेप्ट है नोन एज फर्स्ट सेल रूल. इसका ये मतलब है कि समझिए आप इंडिया से किसको दुबई में इनवॉइस करते हैं, अनरिलेटेड गाय, नॉट एज पार्ट ऑफ आवर एफिलिएटेड एंटिटी, बट हम यहाँ से दुबई में कोई ट्रेडर को करते हैं और ट्रेडर वहां से जाके यूएस में फाइनल इंपोर्ट करता है. तो अल्टीमेटली there is a certain provision which US customs is looking at and considering कि जो आपका जो पहला independent sale price है, that means India से लेके दुबई का price, can that price be considered for the purposes of that? So this is what we will have to sort of consider, that in terms of the basing the valuation of the product, as far as that price is concerned, can we consider for the purposes of customs the first sale and transaction price, and that is where it is important. Of course, the importers are then also, जो वहां से goods clear करेंगे, it is important for them to see bona fide sales of goods by the manufacturer to the intermediary, arm's length, and last and not the least, the goods must be clearly destined and irrevocably committed to exportation in the US. There are lots of conditions, but that is something that we will have to see. Third, tariff adjustment based on US content. One of the things वो जो reciprocal duty के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं, उन्होंने उनमें ये क्लियर बोला है कि अप टू मोर देन 20% और मोर ऑफ यूएस कंटेंट. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज आप, इट्स एन इलस्ट्रेशन, सपोज आप स्टडीड ज्वेलरी समझो, आप इंडिया से यूएस बेच रहे हैं, कोई ना कोई चीज, मे बी गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, या कोई भी चीज, अगर आपने स्टडीड ज्वेलरी में यूएस कंटेंट 20% या ज्यादा से आपने किया है, टू दैट एक्सटेंट रेसिप्रोकल टैरिफ आपको कम लगेगा. तो दैट मींस अगर आपने लेस देन 20% किया तो पूरा रेट 26, 20% अगर आपके पास कुछ यूएस कंटेंट है तो उतना ड्यूटी आपका कम होगा 20%. अगर 75% कंटेंट आप यूज कर रहे हैं तो खाली 6.5%. So depending on all of that, the US government has come back with some sort of a plan keeping in mind. However, please note that the customs will be determining everything in terms of the particular transaction. How does the US determine the origin of diamonds? And I don't need to say this because clearly, as far as there are clearly what you have been doing until today, they will hopefully continue the same practice. However, based on our interaction with US lawyers, the US customs, which is pretty much CBPP, will be looking at these transactions now very, very closely.
तो अगर हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि यहाँ से दुबई बेचेंगे, फिर दुबई से यूएस बेचेंगे, तो दुबई का रेट लगेगा और इंडिया का रेट नहीं लगेगा. आई एम सॉरी टू से, again, as far as rough diamonds, polished diamonds are concerned, in terms of what is the substantial transformation in the rules of origin, those are the concepts they will be considering. And based on that, accordingly, the US customs will allow you to clear those imports. So depending on that, we have some of these precedents, we have some of these practices which we will have to follow unless we are changing drastically this whole definition of a substantial transformation. Next. Again, rules of origin. जो आज ये कस्टम्स का ग्लोबल रूल्स है वो यहाँ भी अप्लाई होगा कि अगर ये सब्सटैंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं तो वो कौन सी 3 से 4 चीजें होनी चाहिए जो कंडीशंस रूल्स ऑफ ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है. वन इज चेंज इन टैरिफ क्लासिफिकेशन, ad valorem percentage of value addition. So clearly, is there a 20%, 30%, 35%, depending on the kind of value addition that we are able to do? And as per the tariff, we will have to go through it. Last and not the least, manufacturing or process operation. So that means all of these conditions will have to be considered in order to do any rules of origin if we are planning to change all of that. Contractual reviews. Again, depending on the kind of arrangement which you have, either between you as the producer, exporter, consigner, consignee, last and not the least, who's the importer on record, for whatever purposes it is. Whether it is a long-term contract, exactly वो contracts के हिसाब से अभी अगर 26 लग गया 9 तारीख के बाद, तो कोई आपका importer है जो आपके contracts को बोलेगा कि sorry, मैं ये contract को अभी terminate करना चाहता हूँ. All those standard clauses you will have to see. Clearly, people can come back and depending on the reading of the contract जो आपका है US के साथ, and this could be with the largest of the companies, whether it is the Tiffany's of the world or any other companies, to see this force majeure clause, to see the hardship or the termination. During COVID, हमें पता था कि there were things of act of God which could be covered under force majeure. As far as tariff is concerned, those are finding it very difficult, subject to reading of your documents and contracts, whether you can include things like this. And this is also very important, given that India, जिस दिन अगर early harvest sign करता है, जिस दिन अगर पूरा bilateral sign करता है, उस दिन से आपकी ड्यूटी कम हो सकती है और होगी. तो वो टाइम पे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, how now you start reading these contracts and how you do start looking at these contracts is very, very important. And therefore, कब ऊपर गया, कब नीचे गया, कब कहाँ गया, इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स को आप थोड़ा बारीकी से देखना चालू कर दीजिए. Tariff engineering, again, you know, it's as simple as this, कि as far as possible now, how this is as far as your industry is concerned, but it is basically legally structuring or modification of a product prior to the importation in order to lower tariff classification. So अगर UK समझो 10% है, so is there somewhere where we can now send it to UK, allow it to see what kinds of things of activities we can do, designing, assembling and packaging, and finally reduce the applicable duty. To that extent, I was reading an article कि अभी तो जो फाइनल हमारा इनवॉइस प्राइस है उसको भी 2 तरीके से ये लोग अभी स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं. एक है एक्चुअल प्रोडक्ट, दूसरा है पूरा सर्विसेज, वारंटी और रॉयल्टी और बाकी के. तो हमें क्यों रॉयल्टी और वारंटी और उसके ऊपर 26% देना है? हमें खाली उतना ड्यूटी देना है जितना गुड्स के ऊपर है. तो इज देयर एनीथिंग दैट वी नीड टू सेपरेट एनी ऑफ दोस काइंड्स ऑफ थिंग? That is known as tariff engineering, which people are looking at. Last and not the least, actively, as we are all here together, please support industry level representations and bilateral negotiations, because let's be honest, even when all of us have played the role as a negotiator on behalf of any government, we need to ensure all these kinds of things are considered. Right information and data has been given to the association, and association takes that information in some final form of very focused and clear data ultimately to the government, so that government can negotiate it properly. And therefore, you know, these are the kinds of things which are important. Now, as you know, this is an issue at a governmental level, and any further relaxation or change in this will happen most likely at the government level only. At private level, it's very difficult.
So it's important to understand what is Government of India is thinking. फिलहाल तो जो हम देख रहे हैं, ऐसे हमारी बातें होती रहती है संजय, और हम आज भी मिनिस्ट्री में थे और बातें चल रही हैं, और आप लोग भी जानते होंगे कि इंडिया और यूएस एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, उस पर कुछ आई वुड से कुछ प्रोग्रेस हुआ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि कोशिश है कि सितंबर अक्टूबर तक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में हो जाए। फिलहाल जो भारत का पोजीशन लग रहा है, अगर आप देखें उनका जो कम्युनिके आया था, भारत का पोजीशन एग्रेसिव नहीं है। कुछ कंट्रीज जैसे कि चाइना ने रिटेलिएट किया है, यूरोपियन यूनियन भी रिटेलिएशन की बात कर रहे थे, पर एट द सेम टाइम यूरोपियन यूनियन भी निगोशिएट करना चाहती है, और बहुत सारे कंट्रीज ऑलरेडी अपना पोजीशंस क्लियर करके रख रहे हैं। फॉर वियतनाम ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम जीरो रिड्यूस कर देंगे। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी है कि दे विल बाय मोर कॉटन from United States and see that if this duty can be at least reduced or temporarily halted. So Government of India's position seems to be of a conciliatory position, negotiate करना चाहते हैं, जो कि इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, because अगर एक full blown trade war होगा और retaliation होगा तो किसी को ये मालूम नहीं कि बात कहाँ तक जाएगी। So एक जो important मुद्दा ये है कि I think Gems and Jewelry Association को surely ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपकी बात मालूम नहीं है। As Sanjay said, you are one of the champion sectors when it comes to exports from India. So government of India is fully aware of your situation here, and I think efforts should be made of engaging with government to see, as at the beginning was also said, if there is any possibility to explore halting some of this, at least for gems and jewelry sector, because this is a sector where, I mean, all the baskets of goods, if the government can consider, particularly United States government, that until a BTA is finalized, if some of this either can be halted or can be reduced, that attempt may be made. Whether it will happen or not happen, nobody knows, and it looks difficult. But should we just stop engagement? Perhaps not. Engagement has to be there. So we also recommend that, I think, the engagement with Government of India for gems and jewelry sector continues to be very important. Well, but that's all from our side, and I think Supreme, unless if you'd like to add anything, we'll be happy to take questions. Yeah, just one point I thought I'll just clarify with Sanjay sir also. So you mentioned about that US origin content. So I think lab grown diamonds, somewhere, the seeds or the rough lab grown are procured from the US, or even if they come from Dubai or some other place, the origin lies in US. So there is a possibility to examine that if the value addition or the US content is more than 20%, the duty can sort of come down, right? Absolutely. Absolutely. That is what is the condition which the US has given, that to the most extent, if you can use your US content in your exports back to America, to that extent, the duty of the reciprocity will be given the advantage, and which is very true, because on certain sectors, अभी जैसे आपके यहाँ lab grown diamond का मुझे पता नहीं था, but जैसे बाकी के sectors हैं, particularly some of these sectors in auto components and somewhere where steel could be used from US, or there are other sectors where, people can use any US content and go back and sell it to the US. Definitely the government has come out with this sort of a scheme of giving that advantage back to the exporter who sells it back to the US. So that is things that we will have to start looking at it. Right. In Partho, just one question I had for you, because we were talking about the government, policy, advocacy efforts and all of that. So, I understand that two reasons why the tariff has been imposed. One effectively is that obviously there's a trade deficit, and the other is that the manufacturing base also in US is eroding because of these, activities that are happening outside of the US. But for the gem and jewelry sector, the manufacturing is not there in US. The presence of manufacturing, either in terms of cut and polish or in terms of jewelry. So will that give the sector an edge when there are negotiations? Because that clearly is a non-issue in that sense. No, Supreme, that's a great point actually. And of course, there is a lot of madness in which they have approached it. For example, you rightly mentioned, I mean, is it the case tomorrow that we are looking that United States will be getting into now
rubbing and polishing and cutting diamond stones? Perhaps not. Is it the case that tomorrow we'll see that there will be suddenly factories set out in the United States for stitching textiles? Of course not. So of course they haven't adopted a I would say scientific and methodical approach towards this. I mean, you would have seen that their countries were so small that other than US military base, there is nothing. And they have gone ahead and imposed like more than 100% tariff on those countries. So it's just a formula they have picked. And therefore, of course, it's not scientific. And to that extent, to tell them that what's the, gems and jewelry sector, I mean, you don't have any manufacturing base. You are not looking for now polishing and cutting of diamond in your country. And those could be a good, good tools to negotiate that why you should at least reconsider at least this sector. So I completely agree with you. Right. But whether they will see reason or not, it's a question for which nobody knows the answer. Right. So, Edie sir, you have any comments? You have any questions? I'm sure you do. So, See, I think everybody, I have seen in the question and answer, one of the biggest thing what I was also, of course, you have some put in certain answers, is that ये जो नरेश लाथिया जी ने जो बोला, अगर मैंने दुबई से एक्सपोर्ट लगाया तो कितना टैरिफ लगेगा? I know, ये I know. बड़ा एक क्वेश्चन है कि दुबई से अभी 10% है. दुबई से जो है वो उनका डिक्लेयर्ड जो ड्यूटी है थ्रेशोल्ड वैल्यू में है, सबसे नीचे 10% है. तो दुबई इज अ नेचुरल पार्टनर फॉर आवर ट्रेडिंग ऑफ डायमंड्स. रफ भी हम लोग उधर से लेते हैं, पॉलिश भी उधर जाता है, फिर ट्रेडिंग होके जाते हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इधर से जो ट्रेडिंग होकर दुबई में जा रहे हैं पॉलिश डायमंड्स, वो फिर यूएसए में जाएंगे तो 10% लगेगा या 26% लगेगा? आपका ये जो दिया है, व्हाटएवर प्रेजेंटेशन यू हैव गिवन, बेस्ड ऑन दैट हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है सीटीएच है, दैट मींस टैरिफ हेडिंग चेंज नहीं हुआ तो उसका वो 10% का 26% का 10% नहीं मिलेगा. बट प्लीज यू आल्सो क्लैरिफाई. नो एब्सोल्युटली ईडी सर, आप बिल्कुल राइट है. बिकॉज अल्टीमेटली देखिए जो हमारे और यूएई के बीच में हो रहा है, दैट इज ऑल because of all your good policies which happened between India and UAE as a sector for all of us. But as far as the way you understand कि एक तो tariff heading है, उसके बाद substantial transformation, दुबई में क्या change हो रहा है? Ultimately जब हम यहाँ से भेज रहे हैं दुबई में क्या activity हो रही है? और अगर कुछ भी activity हो रही है, does it fulfill all the conditions of tariff heading, substantial transformation of 35% and all other kinds of things? Answer is no. And therefore, the simple question is, which today also it applies as normal as rules of origin में, कि ultimately just because हमने यहाँ से transship किया दुबई के through, that does not mean कि that is the duty that will be applicable. It will be to the full extent of 26%, and which is unfortunately the true fact of the case. इसमें बस एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ जो संजय जी ने कहा. एक तो सिंपल ट्रांसशिपमेंट अगर आप कर रहे हैं, रीरूटिंग कर रहे हैं यहाँ से दुबई और फिर आगे भेज रहे हैं, अगर उसमें कोई उसको दुबई का ओरिजिन बताता है तो एक तरीके से वो गलत भी होगा और उसका यूएस लॉ में अपना ही रिपरकशन हो जाएगा फॉर द इंपोर्टर एंड आल्सो एक्सपोर्टर फॉर समटाइम्स मिसडिक्लेरेशन एंड ऑल ऑफ दैट. एक तो वो पॉइंट है. सो मेयर ट्रांसशिपमेंट कि हमने एक चीज को आगे बढ़ा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. और दूसरा, अगर आप दुबई से भेज रहे हैं तो एक चीज जो आप अगेन कंसीडर कर सकते हैं जो संजय जी ने बताया था, व्हिच इज अबाउट फर्स्ट सेल रूल. मतलब यहाँ से एक सामान दुबई जा रहा है तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आप दुबई में किसी ने लिया, आपने किसी प्राइस पे बेचा और फिर वो दुबई से या तो सीधे यूएस गया या और किसी एक रूट से यूएस गया. तो ये जो पहला ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू था वो वैल्यू अगर आप लेंगे तो आई एम श्योर बाकी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें कुछ ना कुछ टॉप अप होते जाएगा, तो उस वैल्यू से आप मिनिमाइज कर सकते हैं. देखिए एक चीज बहुत जरूरी है समझना अभी इस पॉइंट पे कि एक ड्यूटी है वो आ गई है और सारी दुनिया परेशान है इससे. तो ये इमेजिन कर लेना कि मैं किसी तरीके से पूरे ड्यूटी से ही बच जाऊं, आई मीन गोल वो होना चाहिए पर हो सकता है वो ना मिले. तो पूरे ड्यूटी से अगर नहीं बच सकते तो किस तरीके से हम ड्यूटी के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. जहां 26 रुपया लग रहा है वहां 26 की जगह अगर 20 रुपया लगे तो 6 रुपये का हम मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, वो सोचना भी बहुत जरूरी है अभी के समय. तो इसके लिए अभी आई थिंक एक है वैल्यूएशन इशू, दूसरा है फर्स्ट रूल्स, फर्स्ट सेल रूल. these are the concepts that we may have to think for the short term, but not to the extent that we go so overboard, because let's be also honest, आज हम जब
कोई चीज देखते हैं कि अगर कोई थाईलैंड से आई, लेकिन अगर वो थाईलैंड के बाद देखा जाए कि चाइना से खाली थाईलैंड आया, थाईलैंड से इंडिया आया, तो as far as the customs is concerned, as far as the press is concerned, as far as the government is concerned, it brings a very, very negative sort of credibility, not only to the country, but to the sector. So we will have to be very careful to avoid any of those, which is why we are saying, look at some of these concepts like we have put it before you. Please take absolute good advice from all the lawyers, wherever they are in America, whether they are in India. Let's try and understand, is there a good legal way to export and to minimize some of this, because rather than paying 26%, if there is any way where we can even save 10-15 rupees or some form and manner percentage, let us just examine some of those and then take it from there. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बोला है। आप लोग सब समझ लीजिए कि दुबई से ये जो बोल रहे हैं, आप लोग पहले से एक्सपोर्ट करके शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए गए। यूएस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री जिधर लॉ इज वेरी स्ट्रांग। तो एक बार आपका, क्योंकि और ये भी हम बोलना चाहते हैं, आई डू नॉट वांट टू टेल कि हाउ डू आई नो इट, यूएस इधर पर मैप करना चालू कर दिया है एज पर आवर इंफॉर्मेशन। तो वो लोग के पास सब इंफॉर्मेशन है। ऐसे आप लोग सोचते हैं आप कर रहे हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा चीज जो है, उससे भी बड़ा चीज है, ये तो ठीक है आप खाली ओरिजिन डिक्लेरेशन नहीं दिया, शायद वो उसमें आपका दे विल इशू पेनल्टीज और दे विल जस्ट इशू कॉशन एटसेट्रा, ये सब हो सकता है। लेकिन पहले ही इन्होंने जो बोला है कि वैल्यू डिक्लेरेशन, वो एफएटीएफ के अंदर आता है। एफएटीएफ में इंडिया एंड यूएस दोनों ही सिग्नेटरीज है। इसके बारे में हम थोड़ा, आई थिंक संजय जी, आप इफ यू कैन एक्सपेंड ये वैल्यू का जो इफ देयर इज फजिंग ऑफ वैल्यूज एंड ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू जो है, वो एफएटीएफ के तहत जाता है। दैट इज अ वेरी, आई थिंक इट इज अ डिफरेंट डायमेंशन है ये जो है। तो आप थोड़ा समझाइए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड whoever have connected with us. No, so you're right, sir. And this is again very, very important. The nature of the transactions, which until today it was happening, and suddenly overnight from 5th and 9th of April, we decide to change everything. Whether it is selling to an affiliated party, whether it is selling to unaffiliated party, whether we sell to anybody or nobody. The question is, how does this value, which until today was at this price, suddenly now you have lowered the price? Because it is not that you're right, because यूएस के पास खाली हमारा ही डेटा नहीं है, यूएस के पास हम जो दूसरे कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं सारे डेटा है। तो वो लोग भी आएंगे कि बॉस आप जब यूएस में बेचते हैं तो एक प्राइस पे बेचते हैं, आप जब यूरोप और दुबई में बेच रहे हैं आप दूसरे प्राइसेस पे बेच रहे हैं, और जब सब लोग अमेरिका में बेच रहे हैं, and if we have 300 exporters and all 300 are giving very different pricings, then clearly something is not right on the valuation, and therefore we will have to be careful on terms of the valuations. How are we talking about valuations? What is the affiliated price? What is the arm's length price? What is the transfer pricing? And therefore these concepts will have to be looked forward to before we take any jump on any of these aspects. Right. Thank you, Supreme. अभी ये जो questions आए हैं, Right. can you just go on taking, and whoever have raised their hands, we can go on taking one by one if you want. Sure, sure. So I'll just refer to the chat box. We've answered the first one. The second question is in relation to import duty based on US percentage of US imported value in exported goods. Is this reality or it's something that can be done? It is already there. It's a part of the framework. So if there's a US content which can be demonstrated, which is more than 20%, then the duty, which is the additional levy, will be applicable only on the balance 80% of the lesser value addition, other than the US content. And we discussed about lab grown where that possibility would be. Correct. Second is can also Just be, 1 minute. so basically what they're asking, can we import gold from US and make the gold jewelry out of it and export it? So I think this is again linked to the US content. So there obviously one also needs to see where the gold was mined. I mean, just because it is coming from the US may not really help. You will have to see where it was mined, the origin. And if it was not mined in US, then obviously 20% of value addition also will happen. So, and just one small little point, clearly the US is going to be absolutely crazy on looking at all the back documentation. So if tomorrow you get an Indian CA to sign कि boss मेरा rules of origin ये हो गया और मैंने gold इतना खरीदा मैंने US से, और मैंने US से गोल्ड खरीदने के टाइम ओवर वैल्यूएशन करके गोल्ड किया,
तो उस तरह से मेरा एक्सपोर्ट प्राइस अभी कम हो जाएगा. प्लीज बी क्लियर, दे विल गो बैक टू द सेम डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर द लोएस्ट इनपुट. जैसे हमारे इंडिया में कैरोटार रूल्स है, जहाँ कैरोटार में मैं आपको कुछ भी सवाल पूछ सकता हूँ आपके प्रोड्यूसर, आपके एक्सपोर्टर से. यहाँ भी इक्वली उनके पास अभी राइट्स हैं टू आस्क एनी background information and documentation for all of that. So like Supreme said, please be careful, please get all the documentation in terms of the pricing, in terms of the day's pricing on that day of the gold. How did you import it, from whom did you import it, what is the legitimacy of that import. Please get all the documents, because we do not want a situation that when you actually send something back to United States, you are questioned and you are then made liable to pay exactly or higher duties because of penalty, and that then becomes a problem. Right. So the other question, I think that's interesting, and in whether this will also apply to e-commerce sellers. So I don't think there's a reason why it should not apply. It's applicable to all shipments from India, right? So they have only given a e-commerce this thing up to $800. Anything below $800, there is nothing known as reciprocal. Anything above $800, so far, India along with the rest of the countries have this exemption. Of course, this exemption China के ऊपर निकल गया है या निकल जाएगा. As far as India is concerned, right now, this exemption is there. But please be careful every day to please monitor, because US देखेगा अगर कोई चीज अगर 1500 की अगर सडनली 600 हो गई है और अगर सब ट्राई कर रहे हैं ये अवॉइड करने का ड्यूटी, any one fine morning they can come and take out this thing out of India also. So we need to be very careful while you are, yes, free to do it, but please be careful about some of these situations. Right. Just one question on this e-commerce. What I understand is that ये जो de minimis का जो रूल था, जो $800 के नीचे विदाउट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी यूएसए में ला सकता है, वो 1 मई से $25 पर $800 हो गया. जून से दे आर टेलिंग $50. ये रूट भी वो लोग बंद कर दिया फॉर द होल वर्ल्ड, नॉट ओनली चाइना. ये थोड़ा आप इफ यू कैन क्लैरिफाई ऑन दिस. As far as possible right now in the situation, what we have got to see this de minimis is only China, but we are happy to go back and reconfirm to you, because right now the notification only allows China not to use this route, but all other routes so far seems to be fine, but we can come back to you and confirm that. We'll get back on that. The next one is, what duty will be applicable for exports with a shipping bill dated 1st April and it reaches USA on 9th. So I think it will attract the duty before this announcement. So effectively, it already left the port on 1st of April. So it will be covered by the exclusion applicable for the duties that will get attracted on 5th. It will attract, say, 5.5 or 2, whatever is the applicable rate in terms of percentage, right? Correct. Next one is, what will be the rules to satisfy the country of origin condition? We already discussed. So substantial value addition, change in tariff classification, or effectively manufacture that happens and changes the character of the product, right? So those are the situations. The next one, the government has planned or making manufacturing trading policy in how to reduce manufacturing cost, because China is always cheaper 30-80% in manufacturing, and how can we compete with China? Maybe it's a very broad question. So if you would like to take up, Partho or Sanjay, anyone. तो देखिए, मैं इस इंडस्ट्री से उतना जुड़ा हुआ नहीं हूँ जितना सुप्रीम जी जुड़े हुए हैं. पहले तो चाइना से आपका कितना कंपटीशन है जेम्स एंड ज्वेलरी में, वो भी किस सेगमेंट में? इज इट अबाउट व्हाट वी कॉल American? No, I think it's a generic. I thought it's a generic question, not related. Achha, okay. So, okay, it's a generic question, sector agnostic question. Great. It is easier for them me to deal with it. तो देखिए, चाइना से compete करना सरकार के लिए, as Supreme said, ये बड़ा ही एक broad macro economic issue है, और इसमें micro economics भी है. Cost of capital, the scale at which we are producing, our own infrastructure, all of that is relevant. अगर चाइना, अब मान लीजिए सोडा ऐस है, अगर चाइना अकेले 60 मिलियन टन सोडा ऐस प्रोड्यूस कर रही है और हम अगर 300,000 सोडा ऐस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नेचुरली हमारी स्केल कभी वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, हमारी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस कभी नहीं होगी. तो जहां तक सवाल है चाइना से डील करने का, इसका कोई सिंगल प्रॉन्ग अप्रोच नहीं हो सकता है.
WTO के अंदर जो भी बच गया WTO के अंदर आफ्टर ऑल दैट वी हैव सीन, उसके अंदर हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू हम चाइना से जो भी वहाँ हो रहा है सब्सिडाइजेशन एट ए स्टीप रेट, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ टूल्स हैं, चाहे वो एंटी डंपिंग हो, चाहे वो एंटी सब्सिडी हो, और भी तरह तरह के ट्रेड पॉलिसी हैं, लोग नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगा रहे हैं, सब का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई अभी सीधा जवाब नहीं है कि ये जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है चाइना और इंडिया और फॉर चाइना एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, आई थिंक it's time that industrial policies will need to be structured in a manner that people or at least governments adopt strategies to see what kind of stimulus they can give it to their own industry, and ultimately private investment has to take on a big level. And unless we do private investments, take risks, and increase our capacities and increase our scale, it will be very difficult to deal with China in short to long term. Right. So the next question is whether we can import gold from USA in SEZ in India, and if Indian company makes jewelry out of it and exports back to USA. So I think what they are talking about is a job work scenario. Under entry 9802, 9804, I think US permits some exemptions where the goods go out for certain processes like repairs and other stuff. And then when they come back, the duty is levied only on the amount of value addition. But I think that entry effectively is not applicable to a complete transformation in terms of the manufacturing process. So I think that exemption may not apply in that scenario, if that is the question. It will apply only where it is a minor repair process treatment that is carried out in terms of the US context. But I think we'll have to confirm that, but that is what it looks like right now. Supreme, I think your point is right. One thing which everyone needs to understand on this call is that जो reciprocal tariff का executive order आया है president का, president has exercised its power under certain acts. वहाँ के जो कानून है, किसी कानून के अंदर उन्होंने ये action लिया, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये order आ गया तो बाकी सारे जो existing कानून है वो अलग हो जाएंगे और नहीं चलेंगे. तो US का अपना customs law है और वो customs law भी parallelly apply होगा. तो ने जैसे कहा, कुछ ऐसी nuance चीजें जो हैं उस पे हमें थोड़ा बहुत जो यूएस एक्सपर्ट हैं अपने लॉ पे, उनसे भी बात करना पड़ेगा इन सब चीजों. So yeah, the next question is, basically if after 9th the rate on studded jewelry is 26% or 32, we already discussed. So it's 26 plus 6, so it will be 32 after 9th. So that's addressed. Then the question is there a rebate refund system on re-export, something like VAT refund system? So in the advisory that was issued on 5th of April, because that mechanism of 10% got activated, there was a statement that was made that in respect of even the additional ad valorem levy, drawback will still operate. So there is a concept of drawback in the US customs, and if there is something which gets entitled for drawback, that effectively will be a benefit that will arise. Does that mean silver gemstone studded jewelry below $800 will have some old duty? So on that 800 anyways, we'll get back. So what the situation is. We are to the last question now. What will be the customs duty from Dubai if gold jewelry manufacturing from Dubai and polished diamonds from India? So it's again, there's a change in the nomenclature of the product. So from diamond, it becomes studded jewelry. So basically, Sanjay sir, what's happening is the diamond is sent from India to Dubai. Then the jewelry manufacturing is happening in Dubai, right? So from that perspective, it's a genuine activity that has happened in Dubai. There's a change in the nature of the product and the commodity. So one can look at that as one situation where maybe you will attract 10% and not 26. Correct. Absolutely right. But let me just again, turn this question back on a little more facts, that to what extent was there majority or substantial transformation? Because if the component of gold versus whatever is the polished diamonds, if they try and start looking in some form and manner in a very different perspective based on each of the facts, then, we do not want the situation that while we may say that ultimately we sourced gold, but diamonds came from India and the content of gold and the value of gold
is not to that extent substantial transformation. If you're not able to demonstrate, we don't want that kind of a situation. Right. मेंबर्स जो अपने हैंड रेज कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप Q&A में अपने क्वेश्चंस लिखिए। Right. मेंबर्स जो अपने हैंड रेज कर रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप Q&A में अपने क्वेश्चंस लिखें जिससे कि हम इसका आंसर हमारे एक्सपर्ट पैनल दे सकें। थैंक यू। So we've got another question. Does US that many customs brokers to handle so many shipments because most of the customs process is handled automatically? Now that all imports will incur some form of customs duties and scrutiny, there is not enough resources from US. I think this is an administrative question at the end You of. don't need administrative because Yeah, today yeah, आज sure. इंडिया में भी जब भी बजट आता है और नेक्स्ट मॉर्निंग आइस गेट सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, वहाँ के इस सिस्टम में भी सारी चीजें अपडेट हो जाएगी और हो गई है। ओनली प्रॉब्लम वेयर आई सी कि ये थोड़े जो टाइमलाइंस और जो डेडलाइंस ये हैं 5 और 9 के, और 9 particularly the kind of level of shipments which will suddenly reach India, Right. reach United States, there could be certain delays, shipments, imports, documentation which they may have to see. Sure. Those are certain administrative things, but otherwise from a system perspective, let's be ready. They are more ready than all of us. Right. So I think there's one more just come. I think about potential ripple effects. Or things. That again, I think is a very subjective question. So just trying to avoid that. Is there a provision to bring already duty paid jewelry back to India, get them repaired and send it back to USA? Would there be additional duty on those? No, so as I said, in relation to repair, there could be some exemption which is possible under the existing, norms itself. So we'll have to sort of satisfy those conditions to ensure that, only on the additional value addition you pay the duty. So I think with this, I think right now we have addressed all questions. We can wait for some more time. Yeah, we'll send the presentation. Sure, we'll send the presentation. आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे मेंबर्स जो यहाँ पे बड़ी संख्या में आज जुड़े हुए थे, उनके प्रश्नों का आपने एक एक करके समाधान हमें दिया, और कुछ प्रश्न हैं जो अभी तक अनआंसर्ड हैं, उस पर डेफिनेटली आप लोग वर्क करें। आने वाले समय में मेंबर्स जो जुड़े हैं उनको बता दें कि हम इस तरह के वेबिनार्स के माध्यम से फिर आपसे जुड़ेंगे, और जो कुछ भी अपडेट्स होगा हम समय समय पे DJPC के माध्यम से देने का प्रयास करते रहेंगे। मैं संजय जी आपका, पार्थसारथी जी आपका, सुप्रीम आपका, सभी का DJPC की तरफ से एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आप लोग आए और हमारे मेंबर्स को नॉलेज दे सकें, और अगले सेमिनार्स में हम फिर एक बार फिर आप सबसे मिलेंगे। इसी के साथ हम सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद सर। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, ED sir. Thank you, everybody. Thank you, Sanjay. Thank you. Thank you. Thank you. Supreme, thank you. Thank you, sir, as always. Thank you.